फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा कोई साधारण पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक पर एक बहुत ही गहन वैचारिक यात्रा है। एक वैचारिक यात्रा, बिल्कुल। और इस शांत और करुणापूर्ण वातावरण में हम मनोविज्ञान के कुछ ऐसे पहलुओं को छुएंगे जो हम सबके जीवन का हिस्सा हैं। जी। हमारा आज का मिशन है मनोवैज्ञानिक स्टीवन हाइने के जो नवीनतम शोध हैं और जो सांस्कृतिक मनोविज्ञान है उसके आधार पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोजना। और वो सवाल ये है कि आधुनिक जीवन में जहां हमारे पास सब कुछ है, सुख है, सुविधाएं हैं, फिर भी अंदर से वो क्या कहते हैं, अर्थ की या मीनिंग की कमी क्यों महसूस होती है। एकदम सही कहा। और इस चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही विरोधाभासी डेटा से करना चाहूंगे। गैलप पोल ने दुनिया के 132 देशों में एक सर्वे किया था। और उस डेटा में एक बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। सिएरा लियोन या टोगो जैसे देश जहां गरीबी बहुत है, वहां के लोगों में जीवन के अर्थ यानी मीनिंग इन लाइफ की भावना सबसे ज्यादा है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? और दूसरी तरफ जापान, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश हैं। ये बहुत अमीर और सुविधा संपन्न माने जाते हैं, लेकिन वहां लोग अक्सर जीवन को अर्थहीन महसूस करते हैं। यानी सब कुछ पा लेने के बाद भी ऐसा लगना कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण पीछे छूट गया है। बिल्कुल। और जो सुनने वाले हमारी इस कैफे फिलॉसफी की वैचारिक यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, अगर उन्हें ये चर्चा पसंद आ रही है तो वे इसे लाइक और शेयर करके ज्ञान के इस प्रसार में अपना योगदान दे सकते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसे गहरे विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस गैलप पोल से जो बात सबसे पहले उभर कर आती है उसे विज्ञान में वियर्ड इंसान का विरोधाभास कहा जाता है। हाँ, ये वियर्ड वाला कंसेप्ट मैं दर्शकों, मेरा मतलब है सुनने वालों को बता दूं कि यहाँ वियर्ड का मतलब अजीब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अंग्रेजी एक्रोनिम है, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच और डेमोक्रेटिक, यानी पश्चिमी शिक्षित औद्योगिक अमीर और लोकतांत्रिक आबादी। जी। और मनोविज्ञान के ज्यादातर जो शोध हुए हैं ना, वो इसी वियर्ड आबादी पर हुए हैं, जो कि दुनिया की पूरी आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बहुत छोटा हिस्सा। लेकिन हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि दुनिया का हर इंसान बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे ये वियर्ड देशों के लोग सोचते हैं। और स्टीवन हाइने की रिसर्च इसी धारणा को चुनौती देती है। बिल्कुल। जब हम उस 132 देशों के पोल का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जीवन की संतुष्टि, जिसे हम लाइफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, और जीवन का अर्थ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। मतलब संतुष्टि और अर्थ एक ही चीज नहीं है? एकदम नहीं। संतुष्टि का मतलब है कि आपके पास एक अच्छा घर है, बैंक में पैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अमीर देशों में ये संतुष्टि बहुत है। लेकिन जब बात आती है कि क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है, तो वहां ग्राफ गिर जाता है। उन देशों में आत्महत्या की दर और खालीपन बहुत अधिक है। ये तो बहुत ही डराने वाली बात है। और मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण वो है जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। विकल्पों का बोझ। जी, विकल्पों का भारी बोझ। आज के इस आधुनिक जीवन में हमारे पास हर चीज के अनगिनत विकल्प हैं। करियर क्या चुनना है, जीवन साथी कौन हो, यहाँ तक कि अगर आप एक कॉफी पीने भी जाए ना, तो जैसे स्टारबक्स में कॉफी के 87,000 कॉम्बिनेशन होते हैं। बिल्कुल, 87,000 तरीके की कॉफी। मतलब एक इंसान कॉफी चुनते चुनते ही मानसिक रूप से थक जाता है। सही बात है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस वक्त काम और जीवन पहले से तय होते थे। आजादी कम थी, लेकिन मन शांत रहता था। एक लोहार का बेटा लोहारी बनता था, उसे ये चिंता नहीं होती थी कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है। मतलब उनका रास्ता साफ होता था। जी। लेकिन आज बहुत अधिक विकल्प होने से इंसान हमेशा एक पछतावे में जीता है। उसे लगता है कि शायद मैंने गलत करियर चुन लिया, या शायद कोई और विकल्प बेहतर होता। और ये पछतावा धीरे धीरे जीवन के अर्थ को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। और इसी वजह से आधुनिक इंसान समाज से कटने लगता है, और यहीं से अकेलापन शुरू होता है। अकेलापन, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आपको पता है, अकेलेपन को लेकर अमेरिकी सर्जन जनरल की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक जुड़ाव की कमी या अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। 15 सिगरेट, ये सच में चौंकाने वाला है। जी, ये सिर्फ एक उदासी वाली भावना नहीं है,
ये हमारे शरीर को सचमुच मार रहा है। और ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प शोध को डिकोड करना चाहिए। इसे साइबर बॉल गेम का प्रयोग कहते हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीन वाला प्रयोग। हाँ, इसमें लोगों को एक गेम खिलाया गया जहां वे 2 और वर्चुअल खिलाड़ियों के साथ गेंद पास कर रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों वर्चुअल खिलाड़ियों ने उस असली इंसान को गेंद पास करना बंद कर दिया, यानी उसे खेल से बाहर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और उस वक्त उन लोगों के मस्तिष्क का स्कैन किया जा रहा था। ये देखा गया कि इस छोटी सी अस्वीकृति से उन्हें बहुत गहरी मानसिक पीड़ा हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिन लोगों ने खेल से पहले एसिटामिनोफेन खाई थी, एसिटामिनोफेन यानी जो हम पैरासिटामोल या टाइलेनॉल के नाम से जानते हैं, दर्द की दवा। जी बिल्कुल, वही सामान्य दर्द निवारक दवा। जिन लोगों ने वो दवा खाई थी, उनका वो सामाजिक दर्द, वो जो रिजेक्शन का दर्द था, वो काफी कम हो गया। ये तो दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है। मतलब एक शारीरिक दर्द की दवा ने सामाजिक दर्द को ठीक कर दिया। एकदम सही। और इसका दार्शनिक निष्कर्ष बहुत गहरा है। हमारा मस्तिष्क सामाजिक अस्वीकृति को और शारीरिक दर्द को, जैसे कि हाथ पर हथौड़ा लग जाना, दोनों को एक ही हिस्से में महसूस करता है। और उस हिस्से को एंटीरियर इंसुला कहते हैं ना? जी। इवोल्यूशन के नजरिए से जब हम कबीलों में रहते थे तो समाज से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। इसलिए मस्तिष्क ने सामाजिक दर्द को शारीरिक दर्द जितना ही तेज बना दिया, ताकि हम समाज से जुड़े रहें। बिल्कुल। इंसान असल में कहानियां सुनाने वाला जीव है। जब समाज हमारी कहानी नहीं सुनता या हमें नकार देता है तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हमारे जीवन का अर्थ ही बिखर जाता है। ये बहुत ही करुणापूर्ण नजरिया है इंसानी दर्द को समझने का। अब जब हम अस्तित्व के अर्थ और टूटने की बात करें तो मुझे लगता है हमें उस दिशा में मुड़ना चाहिए जिससे हम सब भागते हैं। आप मृत्यु के भय की बात कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट थियरी। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है उसमें एक बहुत ही सुंदर रूपक यानी एनालॉजी दी गई है, सेब के अंदर का कीड़ा या वर्म एट द कोर। मतलब कल्पना कीजिए कि जीवन एक बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला सेब है। हम उसे खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन उस सेब के बिल्कुल केंद्र में एक कीड़ा है। और वो कीड़ा ये जानकारी है कि हम चाहे जो कर लें, एक दिन हम मर जाएंगे। ये मृत्यु की जानकारी ही इंसानी अनुभव का सबसे बड़ा बोझ है। अगर हम इंसानों की तुलना जानवरों से करें तो ये फर्क और साफ हो जाता है। क्योटो विश्वविद्यालय के एक चिंपैंजी का उदाहरण है जिसका नाम रियो था। रियो, मैंने शायद इसके बारे में पढ़ा है। वो लकवाग्रस्त हो गया था ना? जी, वो पूरी तरह लकवाग्रस्त था, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था, पानी से खेलता था। अगर कोई इंसान इस स्थिति में होता तो शायद वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता। बिल्कुल, क्योंकि रियो में अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल ड्रेड नहीं था। वो भविष्य की मौत के बारे में सोच कर दुखी नहीं हो रहा था। इंसान अकेला ऐसा जीव है जो अपने नश्वर होने के विचार मात्र से इतना निराश हो सकता है कि आत्महत्या कर ले। तो फिर इंसान इस डर से, इस सेब के कीड़े से बचता कैसे है? यहीं पर संस्कृति और मान्यताएं आती हैं। जब इंसान को अपने मृत्यु की याद दिलाई जाती है तो वो बहुत घबरा जाता है, और इस घबराहट से बचने के लिए वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति या अपने देश के विचारों से बहुत जोर से चिपक जाता है, ताकि उसे लगे कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है जो अमर है। एकदम सही। इसे साबित करने के लिए कुछ बहुत ही रोचक प्रयोग किए गए। लोगों को कब्रिस्तानों की तस्वीरें दिखाई गईं, यानी उन्हें मृत्यु की याद दिलाई गई। उसके बाद उन्हें एक मेज पर गिरा हुआ कुछ तरल पदार्थ पोंछने के लिए कहा गया, और पोंछने के लिए जो कपड़ा वहां रखा था वो उनके अपने देश का झंडा था। ओह, मुझे यकीन है ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया होगा। उन्होंने उस झंडे का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व को बचाने वाली एक अमर ढाल बन गया था। बिल्कुल। एक और प्रयोग में जब कील ठोकने के लिए हथौड़ा नहीं था तो मौत के डर से ग्रसित लोगों ने क्रॉस का उपयोग करने से मना कर दिया, जो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम इन उदाहरणों से किसी भी धर्म या राजनीति का पक्ष नहीं ले रहे हैं।
हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए मनोविज्ञान को समझा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है। निष्कर्ष ये है कि जब दुनिया बहुत बेतुकी या डरावनी लगने लगती है तो इंसान अपने मूल्यों और कभी-कभी अपनी कट्टरता को ढाल बना लेता है, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो केवल एक नश्वर प्राणी है जो एक दिन राख में मिल जाएगा। सही बात है। यह चर्चा बहुत ही गहरी होती आ रही है। मृत्यु के डर से बचने के लिए हम जो ढाल बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की निरंतरता यानी सेल्फ कंटिन्यूटी से भी जुड़ी है। बहुत अहम बिंदु है ये। मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा शरीर बदल जाता है। विज्ञान कहता है कि हमारी कोशिकाएं तक पूरी तरह नई हो जाती हैं। फिर भी हमें ये क्यों लगता है कि हम वही इंसान हैं? ये निरंतरता हमारी भौतिक कोशिकाओं से नहीं आती है। ये निरंतरता आती है हमारी नैतिक मान्यताओं से और उस कहानी से जो हम हर दिन खुद को सुनाते हैं। यानी हम अपने ही जीवन की कहानी के मुख्य पात्र हैं। बिल्कुल। और जब तक वो कहानी एक फ्लो में चलती है, हमारा जीवन अर्थपूर्ण रहता है। लेकिन असली पीड़ा तब होती है जब ये निरंतरता अचानक टूट जाती है। जैसे किसी आघात या ट्रॉमा के कारण? जी, हम कोरोना के साथ उन लोगों की बात कर सकते हैं जो विस्थापन का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा के मूल निवासियों का जो इतिहास है, जिसे फर्स्ट नेशंस कहा जाता है। उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। जब उनकी जमीन और संस्कृति उनसे छीन ली गई तो उनकी कहानी बीच से टूट गई। उनका अतीत उनके वर्तमान से कट गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उन समुदायों में आत्महत्या की दर भयानक रूप से बढ़ गई। क्योंकि उनकी कहानी छिन गई तो उनके जीवन का अर्थ भी छिन गया। एकदम सही। और इस निरंतरता को तोड़ने का एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक तरीका पूर्वी जर्मनी की खुफिया पुलिस स्टाजी ने अपनाया था। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। वे लोग अपने विरोधियों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते थे ना? नहीं, वे उन्हें मारते नहीं थे। उनका तरीका था जरसेटसिंग, यानी मानसिक रूप से विघटित कर देना। वे चुपचाप लोगों के घरों में घुसते थे और चीजों को थोड़ा इधर उधर कर देते थे। जैसे चीनी के डिब्बे में चावल भर देना, या तौलिए की जगह बदल देना, या अलार्म घड़ी का समय थोड़ा सा बदल देना। उफ, सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन अगर ये रोज हो तो इंसान अपनी ही वास्तविकता पर शक करने लगेगा। बिल्कुल। इंसान की वास्तविकता पर से उसकी पकड़ छूट जाती थी। उसे लगता था कि वो पागल हो रहा है। वह खालीपन का शिकार होकर अंदर से टूट जाता था। ये तो सच में मनोवैज्ञानिक अत्याचार है और ये दिखाता है कि हमारे रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आदतें हैं वे हमारे मानसिक संतुलन के लिए कितनी जरूरी हैं। जी, और यहीं पर नोस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों की शक्ति काम आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुरानी यादों में खोना या पुराने गीत सुनना सिर्फ समय बर्बाद करना है। लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ो, पास्ट में क्या रखा है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार नोस्टैल्जिया कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारे टूटे हुए स्वयं को फिर से जोड़ने का एक बहुत ही मजबूत गोंद है। वाओ! जब हम बचपन की बातें करते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जीवन को फिर से अर्थ देता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। हमने यादों और स्वयं की बात की, लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने में गुजरता है। तो चलिए काम के अर्थ पर भी बात करते हैं। बिल्कुल, काम और मनोवैज्ञानिक समृद्धि। मनोविज्ञान में काम को अक्सर 3 स्तरों पर देखा जाता है। पहला है जॉब, जो हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। दूसरा है करियर, जहां इंसान तरक्की और पावर चाहता है। और तीसरा है कॉलिंग, जहां ऐसा लगता है कि हम किसी उच्च उद्देश्य या मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ मैटरिंग का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैटरिंग? जी, मैटरिंग का मतलब है ये महसूस करना कि क्या मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है। क्या मैं किसी के लिए अहमियत रखता हूँ? बिल्कुल। अगर हम किसी ऐसे काम में हैं जहां हमारे ना होने से लोगों को खालीपन महसूस होता है, तो वो काम जीवन को एक बहुत गहरा अर्थ देता है। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या नेता होने की जरूरत नहीं है ना? एकदम नहीं। श्रुत में एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण है। एक साधारण रेस्टोरेंट कर्मचारी। जी। वो कर्मचारी बर्गर परोसता है, लेकिन अगर वो ये महसूस करता है कि उसके मुस्कुराने से या अच्छे से बात करने से कोई थका हुआ ग्राहक खुश होकर वापस जाता है, तो वो उस छोटे से काम में भी अपना अर्थ खोज लेता है। बिल्कुल। और यही चीज हमारे जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाती है, जिसे साइकोलॉजिकल रिचनेस कहा जाता है। साइकोलॉजिकल रिचनेस। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि जीवन का लक्ष्य बस खुश रहना है, एक सुरक्षित बुलबुले में रहना।
कछुए की तरह अपने खोल में छिपे रहना। हाँ, लेकिन क्या सच में वही एक अच्छा जीवन है? विशेषज्ञ ये समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है। जो लोग अलग अलग, अनोखे और कभी-कभी कठिन अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे किसी बिल्कुल नई जगह की यात्रा करना या ऐसे विचार सीखना जो हमारी पुरानी सोच को बदल दें। जी, जो लोग ऐसे कठिन अनुभव लेते हैं उनके जीवन में मनोवैज्ञानिक समृद्धि आती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान अपनी मृत्युशैया पर होता है तो वो ये सोचकर ज्यादा संतुष्ट होता है कि मैंने एक बहुत ही रोचक और समृद्ध जीवन जिया, ना कि ये सोचकर कि मैंने हमेशा सेफ खेला और कोई रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल, अर्थ विविधता और अनुभवों की गहराई में है। ये चर्चा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है। हमने वियर्ड विरोधाभास से लेकर अकेलेपन के दर्द, मृत्यु के भय और मैटरिंग तक का सफर तय किया। एक बहुत ही गहरी वैचारिक यात्रा रही है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहेंगे, जो सीधे तौर पर भले ही स्रोत में न हो, लेकिन इस पूरी चर्चा का सार है। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का अर्थ किसी दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे किसी दार्शनिक से मिलेगा या किसी बहुत बड़ी सफलता के बाद मिलेगा। लेकिन क्या यह संभव है कि जीवन का अर्थ हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे विकल्पों में छिपा हो? हमारी उन पुरानी यादों में और इस बात में कि हम एक दूसरे के जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, इसलिए सुनने वालों को अपने स्वयं के भविष्य के स्वरूप यानी अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं? कोई ऐसा छोटा सा काम जिस पर आपके उस भविष्य के इंसान को गर्व हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एकदम सही। मैं सभी सुनने वालों को इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कैफे फिलॉसफी के इस मिशन का हिस्सा बनने और ज्ञान को साझा करने के लिए इस यात्रा को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई भी राय या टिप्पणी हो तो हम उस पर विचार करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ज्ञान का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और अर्थ खोजते रहिए। अलविदा।